दूसरे रोज मैं रात को दुर्गावती के यहाँ गया तो अपना नकली सर्टिफिकेट भी लिफाफे में डालकर लेता गया। मजीद कुछ दिन गुजर गए, फिर हफ्ते की रात आ गई। उस रात दुर्गावती ने अर्जुन सिंह सोढ़ी से मेरी नौकरी की बात करनी थी। मैं उस रात होटल में ही रहा, दूसरा दिन भी होटल में ही गुजारा। रात को दुर्गावती के यहाँ गया तो वो बड़ी खुश होकर कहने लगी, जसवंत जी तुम्हारा काम हो गया समझो। उसने खुदा जाने किस नाजुक लम्हे के दौरान सरदार जी से मेरी बात की थी कि सरदार जी ने मुझे नौकरी दिलाने की हामी भर ली, लेकिन उन्होंने शर्त लगाई थी कि मैं अगले हफ्ते आऊंगा और उम्मीदवार नौजवान से भी मिलूंगा और उसका सर्टिफिकेट भी देखूंगा। मैंने जानबूझकर ज्यादा खुशी का इजहार न किया। भगवान जाने सरदार जी ने तुम्हें यूं ही कह दिया होगा। दुर्गावती ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, याद रखो, औरत अगर किसी मर्द से कोई काम करवाना चाहे तो वो सब कुछ जानती है कि ये काम उससे किस तरह करवाना है। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत हद तक ठीक कह रही थी। तारीख इंसानी गवाह है कि तारीख के बड़े बड़े फैसले औरत के बिस्तर पर ही होते हैं। कितने ऐसे खूनी इनकलाब हैं जिनके पीछे औरत का हाथ कार फरमा है। औरत की ख्वाबगाह में मर्द पर एक ऐसा नाजुक वक्त आता है कि उस वक्त औरत जो उससे चाहे मनवा लेती है। दुर्गावती ने भी सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी के साथ ऐसा ही किया, इसलिए वो इतनी पुरएतमाद थी। मजीद एक हफ्ता गुजर गया। हफ्ते की शाम को सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी रामगढ़ से बल्कि राजगढ़ से रिवाड़ी दुर्गावती के घर आए तो मैं पहले से वहां मौजूद था। मुझे दुर्गावती ने दूसरे कमरे में बिठा दिया था। वो सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी को लेकर गाने बजाने वाले कमरे में चली गई। अंदर से गाने बजाने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। कोई पौन घंटा गुजर गया। मैं अपने कमरे में बैठा चाय पीता रहा। सिगरेट की तलब हुई मगर मैंने सिगरेट नहीं पी। काफी देर गुजर गई तो दुर्गावती कमरे से निकली, कहने लगी, आ जाओ। मैं गाने बजाने वाले कमरे में दाखिल हुआ तो सामने गांव तकिए का सहारा लिए सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी इस तरह बैठे हुए थे कि उनकी कमीज पतलून से बाहर निकली हुई थी। सर पर उन्होंने जर्द रंग का रुमाल बांध रखा था। उनके हाथ में मेरा सर्टिफिकेट था, आंखों पर चश्मा लगा था और वो मेरे सर्टिफिकेट को गौर से देख रहे थे। मैंने आते ही बड़े अदब से हाथ जोड़कर सत श्री अकाल किया और उसी अदब के साथ उनके कदमों के पास एक तरफ होकर बैठ गया। सरदार साहब की उम्र 60 की हो चुकी थी। दाढ़ी काफी सफेद होगी, जिन्हें खिजाब लगाकर उन्होंने स्याह किया हुआ था। जिस्म भारी था। उन्होंने सर्टिफिकेट से नजरें हटाकर मेरी तरफ घूर कर देखा। दुर्गावती उनके पास बैठ गई, कहने लगी, लड़का BSc पास है, फिर ये भी सोढ़ी है, इसे अपने दफ्तर में किसी काम पर रख लें, इसकी जिंदगी बन जाएगी। सरदार जी ने पूछा, न्यूक्लियर फिजिक्स की तुमने थ्योरी पढ़ी है कि प्रैक्टिकल भी किया है? मैंने कहा, प्रैक्टिकल भी करता रहा हूँ सर। मैंने ये सब्जेक्ट इसीलिए सेलेक्ट किया था कि मुझे न्यूक्लियर साइंस का बड़ा शौक है। मैंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ी हुई है। सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी ने दोबारा मेरा सर्टिफिकेट पर निगाह डाली। तुम्हारी डिवीजन भी फर्स्ट क्लास है। मैं कुछ कहने लगा तो दुर्गावती ने इशारे से मुझे मना कर दिया। मैं खामोश रहा। सरदार जी ने सर्टिफिकेट मुझे देते हुए कहा, तुम 2-1 दिन बाद राजगढ़ मेरे मकान पर आकर मुझसे मिल लेना, सोचूंगा कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने सर्टिफिकेट लेकर सरदार जी का शुक्रिया अदा किया और दुर्गावती के दूसरे इशारे पर उसे सत श्री अकाल कहकर बड़े अदब से कमरे से निकल गया। 2 दिन के बाद मैं रिवाड़ी से राजगढ़ सरदार जी के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। सरदार जी ने अपनी कोठी नुमा क्वार्टर के लॉन में कुर्सी मेज डालकर बैठे थे। शाम का वक्त था, फजा में हल्की हल्की खुनकी थी। ये सुबह राजस्थान का शुमाल मगरबी इलाका था, जहाँ सर्दियों में दिन के वक्त हल्की गर्मी होती है, रात को ठंड जरूर होती है। शाम के वक्त मौसम बेहद खुशगवार होता है। मेज पर बियर की बोतल पड़ी थी। एक ग्लास में आधी बियर नजर आ रही थी। सरदार अर्जुन सिंह जी ने पतली सी जर्सी और पतलून पहन रखी थी। सर पर रुमाल बंधा था, घुटनों पर तौलिया पड़ा था। मैंने हाथ बंद करके सत श्री अकाल कहा और अदब से एक तरफ होकर खड़ा हो गया। सरदार जी ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बैद की एक कुर्सी खाली पड़ी थी। मैं सिमट कर उस पर बैठ गया। सरदार जी ने नौकर को बुलाकर अंदर से कॉपी पेंसिल मंगवाई। कॉपी मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, लिखो, डायरेक्टर जनरल मिनरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रामगढ़। मैं कॉपी पर अंग्रेजी में लिखता चला गया। सरदार जी ने कहा, ये कागज फाड़ कर अपने पास रख लो। कल डायरेक्टर जनरल के नाम एक एप्लीकेशन लिख कर आना कि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का BSc हूँ, मुझे मिनरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेरे लायक कोई नौकरी अता की जाए। साथ इस सर्टिफिकेट की एक कॉपी लगा देना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई काम मिल जाए। यहाँ किसी से जिक्र न करना कि तुम मुझसे मिलने आए थे। अब तुम जिधर से आए हो उधर ही चले जाओ। मैं सत श्री अकाल कहकर खामोशी से वापस चला गया। अगले रोज मैंने एक दरखास्त लिखी, उसके साथ अपने जाली सर्टिफिकेट की कॉपी लगाई और शाम के वक्त सरदार जी के यहाँ जाकर उन्हें दे दी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम वापस रिवाड़ी चले जाओ, मैं दुर्गावती को जो बताना होगा बता दूंगा और किसी से मेरी बाबत कोई बात न करना। मैंने हाथ बांधकर कहा, सर मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, तुम्हारे माता पिता दिल्ली में ही होते हैं। एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया कि दुर्गावती ने इससे बता दिया होगा, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मेरे माँ बाप दिल्ली में हैं। मैंने कहा, हाँ जी, दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन मेरी उनसे नहीं बनती। पिताजी मुझे हर वक्त ताने देते रहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करता। सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी ने जरा सख्त लहजे में कहा, मुझे तेरे माता पिता के हालात से कोई दिलचस्पी नहीं। अगर दुर्गावती की सिफारिश न होती तो तुम यहाँ आ भी नहीं सकते थे। अपने माता पिता को भी न बताना कि तुम यहाँ काम करते हो। मैं बड़ा खुश हुआ। इस जुमले से साफ जाहिर होता था कि सरदार जी ने मुझे वहाँ नौकरी दे दी है
मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई थी। दरखास्त पर उन्होंने महकमे का नाम मिनरल रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखवाया था। ये भी मुमकिन था कि वो एटमी रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर को जाहिर न करना चाहते हों। मैंने वफादार खादिमों की तरह फौरन हाथ बांध कर कहा, सर मुझे क्या जरूरत है माता पिता को बताने की, मैं तो पहले ही उनसे नहीं मिलता। ठीक है अब तुम जाओ। मैं चलने लगा तो सरदार जी ने कहा, और सुनो, दुर्गावती के यहाँ भी ज्यादा मत जाना, क्या समझे? समझ गया सर, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। सरदार जी ने उंगली हिलाकर मुझे जाने का इशारा किया। मैं उस रोज वापस रिवाड़ी और वहाँ से दिल्ली पहुँच गया। अब मुझे 1-2 दिन के बाद दुर्गावती से राब्ता कायम करके अपनी नौकरी के बारे में मालूम करना था, जो यकीनन मुझे मिल चुकी थी। दिल्ली आकर मैंने गुल खान और प्रोफेसर जमशेद को अपनी कामयाबी का मुजदा सुनाया। प्रोफेसर जमशेद भी खुश हुआ और हैरान भी। ये काम औरत की वजह से ही हुआ है। सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी ने सिख होने का सबूत फराहम किया। उसकी जगह कोई हिंदू होता तो तुम्हें शायद सिख होने की वजह से नौकरी न देता, क्योंकि रामगढ़ का जेर जमीन एटमी रिसर्च सेंटर इंडिया के हसास तरीन और अहम तरीन साइंसी इदारों में से है। गुल खान कहने लगा, हमने भी तो डाकुओं का बड़ा कामयाब रोल अदा किया था। ये वाकया अपना काम दिखा गया। मैंने हंसकर कहा, मुझे यकीन है कि 2-3 दिनों के बाद रामगढ़ के एटमी रिसर्च सेंटर में मुझे कोई न कोई ड्यूटी मिल जाएगी। प्रोफेसर जमशेद बोला, मैं हैरान हूँ कि अर्जुन सिंह सोढ़ी ने तुम्हारे माँ बाप के बारे में भी कोई तहकीक नहीं की। हालांकि वहाँ जिस किसी को मुलाजिम रखा जाता है उसकी बेहद स्क्रूटनी होती है, उसके सारे खानदान के बारे में मालूमात हासिल की जाती है। मैं समझता हूँ कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो। ये हम सब की खुशकिस्मती है, गुल खान ने कहा। प्रोफेसर जमशेद कहने लगा, एटमी सेंटर में मुलाजिम होने के बाद तुम्हें जेर जमीन वहाँ के तमाम शोबों के नक्शे तैयार करके मुझे दिखाना होंगे। उन्हें देखकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस मकाम पर टाइम बम लगाने हैं। मैंने कहा, ऐसा ही होगा, क्योंकि एक एतबार से मैं वहाँ अजनबी हूँगा। प्रोफेसर कहने लगा, लेकिन तुम्हारे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि तुमने न्यूक्लियर साइंस में BSc किया है। इस एतबार से तुम्हें न्यूक्लियर फिजिक्स की इब्तदाई मालूमात जरूर होनी चाहिए। मैंने जवाबन कहा, कुछ इब्तदाई मालूमात का मुझे इल्म है, बाकी मैं 2 दिन यहाँ पर हूँ, बाकी मालूमात आपसे हासिल कर लूंगा। रात के 1 बजे के बाद वो दोनों चले गए। उनके जाने के बाद मैंने भी सिगरेट लगाया और थर्मस में से चाय कप में डालकर चारपाई पर बैठा आइंदा के कमांडो मंसूबे पर गौर फिक्र करने लगा। अपनी सिखों वाली पगड़ी उतार कर मैंने दीवार के साथ लटका दी और सर का जूड़ा खोल दिया। दूसरे दिन प्रोफेसर जमशेद दिन के वक्त ही मुझसे मिलने आ गया। उसने मुझे न्यूक्लियर एनर्जी पर एक मुख्तसर सा लेक्चर दिया, फिर बताया कि न्यूक्लियर प्लांट क्या होता है और वहाँ किस तरह यूरेनियम में से उन चंद एक अनासर को साफ करके एटमी धमाके के लिए तैयार किया जाता है। प्लूटोनियम के बारे में भी उसने मुझे तमाम इब्तदाई मालूमात बताई। उसने मुझे ये भी बताया कि मादे के तमाम अनासर में से सिर्फ यूरेनियम ही एक ऐसा मादा है जिसके तमाम अनासर से एटमी धमाका हो सकता है। इसको एटमी ईंधन भी कहते हैं। हर एटमी सेंटर में इसी ईंधन को बनाने की कोशिश की जाती है। मैंने प्रोफेसर की सारी बातें जितनी मेरी समझ में आई मैंने उन्हें अपने जहन में बिठा लिया। आखिर यही फैसला हुआ कि मैं रामगढ़ के ज़ेर ज़मीन एटमी मरकज के तमाम एटमी प्लांट के शोबों के नक्शे या तस्वीरें उतार कर प्रोफेसर जमशेद को ला कर दूंगा और वो एटमी मरकज की तबाही के सिलसिले में मेरी मदद करेगा। हमारे वसाइल यहाँ महदूद हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें छोटे से छोटा कोई ऐसा कैमरा ला कर दे सकूं जो तुम्हारी अंगूठी या तुम्हारी कमीज के बटन में फिक्स हो जाए। लेकिन मुझे ये मालूम होना चाहिए कि वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग का क्या इंतजाम है, क्योंकि गैर जरूरी मेटल तुम्हारे लिबास या जिस्म पर चेक हो सकता है। मैंने कहा, यह तो वहाँ जाकर ही मालूम हो सकेगा। 2 दिन दिल्ली वाले मकान में गुल खान और प्रोफेसर जमशेद की सोहबत में गुजारने और जरूरी तफसीलात तय करने के बाद मैं रिवाड़ी वापस चला गया। यहाँ आते ही मैं सीधा दुर्गावती के यहाँ गया। वो बेताब होकर मुझे मिली। जसवंत जी, आपने रामगढ़ में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो आपकी राह देखती थक गई थी। मैंने उसे बिल्कुल न बताया कि मैं रामगढ़ से सीधा दिल्ली चला गया था। उसे बताने की जरूरत नहीं थी। मैंने उसे पूछा कि सरदार जी का कोई खत नहीं आया। वो बोली, बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने मुझे कोई खत भी लिखना था? मैंने उसे बताया कि मैंने नौकरी की दरखास्त लिखकर सरदार जी को दे दी थी। उन्होंने कहा है कि अब मैं वापस जाकर इंतजार करूं। वो तुम्हारे पते पर मुझे नौकरी की इत्तला कर देंगे। दुर्गावती खुश होकर बोली, बस समझो तुम्हारा काम हो गया। सरदार जी मेरी बात कभी नहीं टाल सकते। समझो कि बस नौकरी मिल गई। तो क्या तुम रामगढ़ में रहोगे? मुझे मालूम था कि मुझे नौकरी मिल जाने के बाद रामगढ़ के एटमी रिसर्च महकमे के क्वार्टरों में ही रहना पड़ेगा। सिर्फ हफ्ते की रात मैं रिवाड़ी आ सकूंगा। लेकिन मैंने उसे यही कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैं रिवाड़ी अपना मकान लेकर रहूंगा, यहाँ से रोज रामगढ़ चला जाया करूंगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। रिवाड़ी से दिल्ली करीब था, मगर रामगढ़ कुछ फासले पर था और रामगढ़ तो राजगढ़ से भी थोड़ा आगे सहराई टीलों में वाक़ था। मगर अब दुर्गावती मेरे वास्ते एक ऐसा इम्तिहानी पर्चा थी जिसके तमाम सवालात मैंने हल करके जवाबात का पर्चा दाखिल दफ्तर कर दिया था। अगर उससे मुझे कोई दिलचस्पी थी तो सिर्फ इतनी कि उसे हर हफ्ते सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी मिलने आता था और सरदार जी मेरे बॉस थे। अगर मैं दुर्गावती की किसी बात से नाखुश होता तो वो मेरे हक में खतरनाक बात साबित हो सकती थी। दुर्गावती का एक इशारा मुझे एटमी सेंटर की नौकरी से अलग कर सकता था। चुनाचे मुझे उस वक्त तक दुर्गावती को अपने हाथ में रखना था जब तक रामगढ़ के जेर जमीन एटमी मरकज में धमाका नहीं कर लेता।
मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, दुर्गा जी तुम क्यों परेशान होती हो, मैं जहाँ भी रहा तुमसे मिलने जरूर आता रहूंगा, तुम्हारे बगैर मैं अब नहीं रह सकता। मैंने उसे जेब से 500 रुपए निकाल कर दिए। दुर्गावती ने नोट साड़ी के अंदर छुपा लिए और मुझे गले लगा लिया। राजस्थान के उस खुफिया जेर जमीन एटमी सेंटर में मुझे नौकरी मिल गई। मेरा ये मिशन कामयाब हो गया। दुर्गावती की सिफारिश से मेरे रास्ते की वो तमाम मुश्किलात दूर हो गईं जो एटमी सेंटर में पहुंचने के बाद मुझे पेश आईं। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये पेश आई कि मैं एटमी एनर्जी की रिसर्च के बारे में जरा सा भी अमली तजर्बा नहीं रखता था। मेरे लिए वहाँ के आलात और साजो सामान बिल्कुल अजनबी था। बहुत जल्द सेंटर के डायरेक्टर सरदार अर्जुन सिंह सोडी को पता चल गया कि मेरा प्रैक्टिकल इल्म सिफर है, मगर दुर्गावती की वजह से वो मजबूर था। दुर्गावती के इश्क में समझ लें या उसके जिस्म के नशेब फराज में सरदार जी कुछ ऐसे गुम हो चुके थे कि वो खुद ही मेरे रास्ते की रुकावटें दूर करते चले गए। उन्होंने मुझे अपने शानदार जेर जमीन ऑफिस में एक रोज बुलाकर कहा, मिस्टर जसवंत सिंह, मैं तुम्हारा काम देखकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुमने नकल मारकर न्यूक्लियर फिजिक्स में फर्स्ट डिवीजन हासिल की है, मगर मैं तुम्हें यहाँ रखने पर मजबूर हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नालायकी और निकम्मेपन का यहाँ किसी को इल्म हो। तुम्हें जिस ड्यूटी पर लगाया गया है उस पर खामोशी से काम करते रहो। किसी से इस बात का जिक्र न करना कि तुम फर्स्ट डिवीजन बीएससी पास हो। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने हाथ बांधकर बड़े अदब से कहा, गुरुजी महाराज आपका भला करे, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है अब तुम जाओ। मैं सत श्री अकाल कहकर बाहर निकल गया। मुझे जेर जमीन एटमी सेंटर के स्टोर में लगा दिया गया। मेरा काम मुख्तलिफ सेक्शन के बाहर कुशादा राहदारी में दीवार के साथ लगे हुए खाली चौकोर और गोल गोल प्लास्टिक के डिब्बों को ट्रॉली पर लाद कर डिस्पोजल सेक्शन में पहुंचाना और स्टोर में आए नए मटेरियल के डिब्बों को मुख्तलिफ सेक्शन में तकसीम करना था। स्टोर कीपर जो बड़ा सख्त मिजाज हिंदू लाला था, मुझे सामान देकर हिदायत करता कि ये पैकेज फलां सेक्शन में जाएगा और ये पैकेज फलां सेक्शन में। मुझे सेक्शन के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मैं दरवाजे के बाहर ही सामान देकर आगे निकल जाता। ये इन शोबों का मैंने एक हफ्ते के अंदर ही अंदर उनके दरवाजे खुलने और बंद होने पर गहरी निगाहों से जायजा ले लिया था। अंदर दीवार के साथ सुर्ख, स्याह और सब्ज रंग के गोल चौकोर मीटर और खुदा जाने किस किस तरह के आलात लगे हुए थे। उनके आगे काउंटर बने हुए थे जहाँ साइंसदान ओवरकोट पहने मुख्तलिफ बटन दबाते और तख्ती पर लगे कागजों पर कुछ नोट करते रहते। मुझे एटमी सेंटर की निचली सतह के वर्कर्स वाले क्वार्टर में एक क्वार्टर मिल गया था। ये एक कमरे का क्वार्टर था। छोटे से सहन की एक जानिब किचन और गुसलखाना था। मैंने रोजमर्रा के इस्तेमाल की सब चीजें लाकर वहाँ रख दी। ये क्वार्टर जैसा कि पहले बता चुका हूँ राजगढ़ कस्बे में वाक़ था और एटमी सेंटर रामगढ़ में वहाँ से 10-11 किलोमीटर के फासले पर था। रोजाना सेंटर की गाड़ियाँ मुलाजमीन को सुबह ले जाती और शाम को छोड़ जाती थी। कुछ क्वार्टर्स कोठीनुमा थे, उनमें साइंसदान रहते थे। जहाँ कभी किसी बच्चे या औरत की आवाज नहीं आती थी। किसी को फैमिली साथ रखने की इजाजत नहीं थी। हफ्ते की शाम को वो लोग जिनके बीवी बच्चे रेवाड़ी या दिल्ली में रहते थे राजगढ़ से चले जाते और इतवार की शाम को वापस आ जाते। मैं पहले हफ्ते कहीं न गया। मैं वहाँ रहकर माहौल का भरपूर जायजा लेना चाहता था। सेंटर में मेरी तरह के काम करने वाले एक दो नौजवान भी मेरे वाकिफ बन गए थे, मगर हमारी वाकफियत सिर्फ सलाम दुआ तक ही थी। कोई किसी से घुल मिल कर बात नहीं करता था। रात को भी बड़ी जल्दी क्वार्टर्स की कॉलोनी में सन्नाटा छा जाता। इस एटमी सेंटर की बाबत इंतहाई राजदारी से काम लिया जाता रहा। सिवाय सेंटर के साइंसदानों और टेक्नीशियनों के और किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ भारतीय हुकूमत एटम बम बनाने की तैयारियां कर रही है। इन सबको सिर्फ इतना ही इल्म था कि सेंटर में ऐसे जनरेटर बनाने पर रिसर्च वर्क हो रहा है जिनसे बहुत ज्यादा बिजली पैदा करके राजस्थान के सहरा को गुलो गुलजार बना दिया जाएगा। दूसरे हफ्ते मैं भी सेंटर से छुट्टी लेकर दिल्ली रवाना हो गया। मुझे रास्ते में दुर्गावती के पास रुकने की जरूरत नहीं थी। दिल्ली रात के 2 बजे के करीब पहुंचा। जाते ही गुलखान को उठाया और उसे सारी तफसील सुनाई। उसने कहा, अभी तुम यहीं आराम करो, सुबह प्रोफेसर जमशेद को बुलाता हूँ, वही तुम्हें बता सकेगा कि आगे क्या करना है। बाकी रात गुलखान के मकान पर ही मैंने गुजारी। सुबह सुबह गुलखान ने मुझे निजामुद्दीन औलिया की आबादी वाले खाली मकान की तरफ रवाना कर दिया और खुद प्रोफेसर जमशेद को लेने चल दिया। दिन निकल आया था कि दोनों मेरे पास पहुंच गए। मैंने प्रोफेसर को एटमी सेंटर की एक एक तफसील समझाई। मैंने उसे बताया कि सेंटर में कुल 5 सेक्शन हैं। हर सेक्शन में बिजली के अजीब अजीब किस्म के छोटे और बड़े आलात और मशीनें लगी हुई हैं। हर सेक्शन में सुबह से शाम तक काम होता रहता है। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करता। हर कोई अपने काम में मसरूफ रहता है। मुझे इन कमरों में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर अंदर जाना जरूरी हुआ तो मैं कोई जरिया पैदा कर लूंगा। प्रोफेसर जमशेद बड़े गौर से मेरी बातें सुनता रहा। इस दौरान वो जेब से रुमाल निकाल कर ऐनक के शीशे साफ करता रहा। जब मैंने बात खत्म कर ली तो वो आंखों पर ऐनक चढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा सेंटर के हर सेक्शन में जाना जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं बनेगा। मुझे मालूम होना चाहिए कि वहाँ किस शोबे में क्या काम हो रहा है और प्लूटोनियम साफ करने वाला प्लांट कहाँ है। मैंने कहा, मुख्तलिफ शोबों में किसी न किसी तरह मैं चला जाऊंगा, मगर वहाँ जो आलात और मशीनें लगी हैं उनकी तफसील मैं तुम्हें कैसे समझा सकूंगा।
मुझे तो उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। बेहतर यही होगा कि मुझे कोई छोटा सा कैमरा दे दिया जाए जो हर शोबे की जल्दी और बड़ी साफ और वाज़ेह तस्वीर उतार सके। प्रोफेसर जमशेद ने एक बार फिर अपनी ऐनक उतारी और रुमाल निकाल कर उसके शीशे साफ करते हुए बोला, इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। यहाँ गुल खान ने भी लुकमा दिया, प्रोफेसर यह काम तुम ही कर सकते हो। गुल खान को मालूम था कि प्रोफेसर जमशेद जिस ऑफिस में काम करता है वहाँ पेड़ पौधों की तहकीक के सिलसिले में डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी तैयार की जाती हैं और प्रोफेसर का ऐसे स्टोर से राब्ता है जहाँ फिल्मों और कैमरे का साजो सामान फरोख्त होता है। प्रोफेसर जमशेद ने कहा, इसका इंतजाम हो जाएगा, तुम अगले हफ्ते आओगे तो मैंने तुम्हारे लिए कोई ना कोई कैमरा जरूर रखा होगा। मैं उस रोज यानी इतवार की शाम को दिल्ली से वापस राजगढ़ रवाना हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस खुफिया एटमी सेंटर का महल वकूअ क्या है। रेत की सड़क रेत के छोटे बड़े टीलों के दरमियान से होकर गुजरती है। जहाँ रामगढ़ कस्बे से जरा पहले खुले सहरा में रेत के ऊंचे ऊंचे 2 टीले साथ साथ खड़े हैं। इन टीलों की रेत पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। जहाँ वो पुरानी और गैर अहम सी इमारत थी जिसके बाहर मिनरल रिसर्च सेंटर का बोर्ड लगा था। बाहर एक चपड़ासी स्टूल पर बैठा ऊँगता या बीड़ी पीता रहता। वो सिर्फ उस वक्त होशियार हो जाता जब एटमी सेंटर के साइंसदान और अफसर वगैरह इमारत में दाखिल होते। इमारत के अंदर फर्जी मिनरल रिसर्च सेंटर के 2-3 दफ्तर बना दिए गए जहां शेल्फों में बेमानी किस्म की फाइलों के अंबार लगे थे। कमरे में 2-4 क्लर्क बैठे काम करते रहते। वो ज्यादा वक्त चाय पीने और बातें करने में गुजारते क्योंकि उनके ऑफिस में कोई काम नहीं था। सारा काम नीचे जेरे जमीन एटमी सेंटर में हो रहा था। इमारत के अंदर कोने में एक कमरा था। इस कमरे में एक दरवाजा था जिसकी सीढ़ियां नीचे एटमी सेंटर की बड़ी राहदारी में जा निकलती थी। ये दरवाजा स्टील का था। बाहर एक चाको चौबंद पहरेदार हर वक्त मौजूद रहता। सेंटर के हर वर्कर और अफसर के पास अपने अपने प्लास्टिक के शनाख्ती कार्ड थे जो वो सेंटर में आते ही अपने अपने सीने पर लगा लेते। स्टील का दरवाजा कंप्यूटर के जरिए खुलता था। हर वर्कर अपना शनाख्ती कार्ड दरवाजे की जानिब दीवार में लगे हुए छोटे से कंप्यूटर में डालता। हल्की सी आवाज आती, कार्ड बाहर आता और दरवाजा अपने आप खुल जाता। अगर कोई वर्कर शनाख्ती कार्ड साथ लाना भूल जाता तो उस रोज सेंटर में दाखिल होने की इजाजत न होती और उसकी 2 दिन की तनख्वाह काट ली जाती। सेंटर में काम करने वालों को सिवाय दफ्तरी काम के और कोई मौजू पर बात करने की इजाजत नहीं थी। वहाँ कोई सिगरेट नहीं पी सकता था। माचिस लाइटर भी अपने साथ नहीं ले जा सकता था। ऊपर वाले फौलादी दरवाजे से गुजर कर नीचे जेर जमीन सेंटर की राहदारी वाले गेट पर आते तो वहाँ 2 गार्ड ड्यूटी पर मौजूद होते। ये एक खास रॉड के जरिए हमारे जिस्म की तलाशी लेते। सारा दिन सेंटर में कब्रिस्तान वाली खामोशी छाई रहती। जब मैं ट्रॉली पर साजो सामान रख कर किसी सेक्शन के दरवाजे के सामने से गुजरता तो बंद दरवाजे में से अंदर बिजली के चलने की बड़ी धीमी धीमी सी आवाज सुनाई देती। अब वहाँ मेरा दूसरा हफ्ता गुजर गया। हफ्ते की शाम को मैं अपने माता पिता से मिलने का कहकर दिल्ली चला गया। गुल खान और प्रोफेसर जमशेद मेरे इंतजार में थे। प्रोफेसर ने जेब में से एक छोटी सी डिबिया निकाल कर मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, इसमें एक ऐसी अलादीन के चिराग वाली शय है जो मुझे एटमी सेंटर के अंदर का राज खोल कर बता देगी। फिर उसने डिबिया खोली, उसमें से एक टाई पेन निकाल कर मुझे दी। ये अंगूठी के बराबर सुनहरी टाई पेन था जिसके दरमियान में काले रंग का चौकोर नगीना जड़ा हुआ था। उसने ऐनक के शीशे साफ करने शुरू कर दिए। कहने लगा, देखने में ये एक मामूली सा टाई पेन है जिसे लोग अपनी टाई पर लगाते हैं ताकि टाई शर्ट के साथ चिपकी रहे, मगर इसके दरमियान में जुड़ा हुआ जो नगीना तुम देख रहे हो ये ताकतवर लेंस वाला कैमरा है। फिर उसने ऐनक आंखों पर लगाई और टाई पेन अपने हाथ में लेकर मुझे टाई पेन के नगीने के ऊपर जरा सा बाहर निकला हुआ एक पेच दिखाया। जिस वक्त तुम इस पेच को दबाओगे नगीने में लगा हुआ कैमरा अपना काम शुरू कर देगा और जहाँ जहाँ तुम जाओगे इन जगहों की तस्वीरें लेता जाएगा। इससे ज्यादा मुख्तसर और करामत कैमरा मुझे शायद नहीं मिल सकता था। तुम इसे अपनी टाई पर थोड़ा ऊपर करके लगा लेना। प्रोफेसर जमशेद ने मेरा मसला हल कर दिया था। अब मुझे एटमी सेंटर के मुख्तलिफ सेक्शन के नक्शे तैयार करने और उनके आलात की तफसीलात याद करने की जरूरत नहीं थी। मैं इतवार की शाम को अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया। खुफिया कैमरे वाला टाई पिन मैंने वहीं से अपनी टाई के साथ लगा लिया था। ज़ेरे ज़मीन सेंटर में जाने के बाद हमें सफ़ेद कोट पहनना पड़ते थे। हम अपनी जर्सियां या कोट वगैरह उतार कर दरवाजे के साथ वाले क्लॉक रूम में रख देते और वहाँ टंगे हुए अपने अपने सफ़ेद कोट पहन लेते और सरों पर सफ़ेद गांधी कैप पहन लेते। मैं चूंकि सिख के भेस में था इसलिए मुझे टोपी नहीं पहननी पड़ती थी। अलबत्ता मैंने एक सफ़ेद पगड़ी ज़रूर खरीद ली थी जिसे मैं एटमी सेंटर में अपनी ड्यूटी के वक्त पहन लेता। स्टील के दरवाजे पर शनाख्ती कार्ड कंप्यूटर में डालकर दरवाज़ा खोलने से पहले एक इलेक्ट्रॉनिक रॉड हमारे जिस्म के आगे पीछे फेरा कर हमारी चेकिंग होती कि हम कोई चीज़ छुपा कर तो नहीं ले जा रहे। जिस रोज़ मैं टाई पिन लगाकर सेंटर में दाखिल होने लगा तो हस्बे मामूल इलेक्ट्रॉनिक रॉड मेरे जिस्म के आगे पीछे फेरा गया। मेरा ख्याल था कि टाई पिन धात का बना हुआ है जिसकी वजह से कंप्यूटर में आवाज़ ज़रूर आएगी, लेकिन इस बात का प्रोफेसर जमशेद को पहले से इल्म था। चुनाचे उसने मुझे जो टाई पिन दिया था वो यकीनन प्लास्टिक का था। मैं चेकिंग के मरहले से रोज की तरह बखूबी गुजर गया। अब मेरे सामने ये मसला था कि एटमी सेंटर के जो 5 शोबे और 5 कमरे थे
اور جہاں مختلف قسم کے آلات لگے تھے ان کے اندر کس طرح جایا جائے۔ پروفیسر جمشید نے مجھے خاص طور پر یہ تاکید کی تھی اور کہا تھا کہ تصویریں مجھے ان سیکشنوں کے اندر لگے ہوئے آلات کی چاہیے تاکہ مجھے علم ہو کہ کون سا پلانٹ کہاں پر نصب ہے اور کس پلانٹ میں اگر بم لگایا جائے تو اس کے سارے کا سارا زیر زمین ایٹمی سینٹر دھماکے سے اڑ جائے گا۔ مصیبت یہ درپیش تھی کہ ان 5 کمروں میں سوائے سینٹر کے سائنسدانوں اور ماہرین کے اور کسی ورکر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر سیکشن کے بعد دروازے پر ایک باوردی گارڈ اسٹین گن لیے کھڑا ہوتا۔ کسی وقت اتفاق سے میں ٹرالی لے کر وہاں سے گزرتا اور کسی سائنسدان کے اندر جانے سے دروازہ کھلتا اور بند ہوتا تو میری نظر پڑ جاتی۔ مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے سینٹر کے کسی دوسرے ورکر کو بھی کبھی ان خفیہ آلات والے کمروں میں جاتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے ذہن نے بڑی تیزی اور یکسوئی سے ان کمروں میں داخل ہونے کی تفصیلات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا اور اس کے بغیر میرا کمانڈو مشن تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ زیر زمین ایٹمی سینٹر زمین کے اندر کافی جگہ گھیرے ہوئے تھا۔ آمنے سامنے کمرے تھے، درمیان میں کشادہ راہداری تھی جس کی چھت پر بجلی کے بلب سارا دن روشن رہتے تھے۔ ماحول میں ایک لمحے کے لیے بھی گھٹن کا احساس نہ ہوتا۔ ہر وقت فضا تازہ رہتی، ایئر کنڈیشننگ کی وجہ سے ٹھنڈی بھی رہتی تھی۔